नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। हैदराबाद के हाई प्रोफाइल नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज करके एमआईएम के गढ़ में ओवैसी को बड़ी टक्कर दी है। इसके साथ ही टीआरएस 99 सीटों से फिसलकर 55 सीटों पर आ गई। तो कह सकते हैं कि भाग्यनगर का भाग्योदय शुरू हो गया है। और इस बीच भले ही टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन इन नतीजों ने बीजेपी को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि बीजेपी ने अब तेलंगाना में ताल ठोकना शुरू कर दी है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में बीजेपी के प्रदर्शन में आए जबरदस्त सुधार के बाद साफ कर दिया कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हो गया है। अगर आपको याद होगा तो सीएम योगी ने ही हैदराबाद निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का जिक्र किया था, जिसके बाद 2016 के निकाय चुनाव में जो बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, उसी बीजेपी ने अब 48 सीटों को अपने नाम किया है। तो परिणाम में जो चुनाव परिणाम है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है कांग्रेस को आत्ममंथन की बहुत जरूरत है, लेकिन दक्षिण भारत में वक्त के साथ साथ बीजेपी का भाग्य खुलने लगा है। 4 सीटों से उठकर 48 सीटों तक एक झटके में पहुंचने वाली बीजेपी की नजर अब 2023 में होने वाले तेलंगाना चुनाव पर भी है। तो हैदराबाद के नतीजों ने पार्टी में जोश भर दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हैदराबाद निकाय चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद बीजेपी बाजीगर बन गई है। टीआरएस का घाटा हुआ है। एमआईएम की पकड़ के बीच अब हैदराबाद में बीजेपी के भाग्य खुलने लगे हैं। तेलंगाना पर असर पड़ना साफ है। तो क्या हैदराबाद के साथ तेलंगाना में बीजेपी का भाग्योदय होना तय है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे गए, प्रचार किया, अमित शाह वहां पे गए, स्मृति ईरानी वहां पे गई, कई केंद्रीय मंत्री, जेपी नड्डा वहां पे गए, क्या इसका इफेक्ट था जो ये नतीजे आए हैं? क्योंकि सकारात्मक नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। 4 सीटों से सीधा 48 सीटें अपने नाम की। पिछली दफा 4 सीटें थी, इस बार 48। टीआरएस को यहां पे एक बड़ा नुकसान हुआ है। पिछली दफा बहुमत के साथ 99 सीटों पे कब्जा किया था और इस दफे 55 सीटों पे पार्टी आ गई। यानी जो नुकसान टीआरएस को हुआ उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। तो यहां दूसरे नंबर की जो टक्कर थी वो एमआईएम और बीजेपी के बीच थी, लेकिन शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी एक दफे तो पहले नंबर पे लीड कर रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, फिर दूसरे नंबर पे, एक दफा तीसरे पे भी गई और फिर आखिर में जो नतीजे आए वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, जहां टीआरएस 55, भारतीय जनता पार्टी 48 और एआईएमआईएम 43। जबकि कांग्रेस की बात करें तो पहले भी 2 और अब भी 2। यानी कांग्रेस जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। जरूरत है कांग्रेस को मंथन करने की, विचार करने की, अपने अस्तित्व के बारे में सोचने की। क्योंकि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो जरूर निराश करने वाला है पार्टी के लिए, संगठन के लिए। तो चुनाव में किसको कितनी सीट मिली ये हमने आपको बताया। समझने की कोशिश करेंगे कि इन नतीजों का प्रभाव क्या होगा, ये नतीजे कैसे इतने प्रभावित हुए, कैसे भारतीय जनता पार्टी 4 से 48 तक पहुंची, क्या वजह रही, किस आधार पर जनता ने वोट किया, और जो बयान दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या उसका असर था, जो हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखने की बात की थी। क्योंकि आज भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि भाग्यनगर का भाग्योदय हो गया है। तो चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टीआरएस 55, जबकि 2016 में 99 मिली थी, बीजेपी 48, जबकि पिछली दफा 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस 2 पे ही है, जो पिछली बार भी 2 पे थी। तो ये चुनाव जो है उसने आगे की रणनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक और बेहतर मौका दिया है। और चुनाव जीता कैसे जाता है, ये रणनीति कैसे बनाई जाती है, ये सीखने की जरूरत है दूसरे दलों को भारतीय जनता पार्टी से। इसमें कोई गुरेज नहीं। चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, किसी भी चुनाव को जीतने के बाद पार्टी आराम से नहीं बैठती। पार्टी के केंद्रीय मंत्री आराम नहीं करते, बल्कि निकाय चुनाव तक में केंद्रीय मंत्री प्रचार प्रसार करते हैं। नतीजा 4 से 48 सीटें आ जाती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो पिछली दफा भी 2 थी, अब भी 2 है। यानी प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं। एमआईएम की बात करें तो यहां पे वो अब टक्कर जरूर थी भारतीय जनता पार्टी से, यानी दूसरे नंबर की टक्कर, लेकिन तीसरे नंबर पे पार्टी खिसक गई है। तो टीआरएस को एक बड़ा नुकसान हुआ है। 99 से 55 सीटों पे वो आई। हालांकि नंबर 1 तो वही रही टीआरएस, लेकिन सीटों का नुकसान हुआ है।
जहां पिछली दफा 2016 में 99 सीटें थी, इस बार 55 सीटें हैं। तो भाग्यनगर का जो भाग्योदय है वो हो चुका है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके भी कहा। तो एमआईएम को पिछली दफा 44 सीटें मिली थी, इस बार 43। प्रदर्शन लगभग बराबर सा रहा, 1 सीट का नुकसान। कांग्रेस पहले भी 2, अब भी 2, कोई ना सुधार ना बेहतर प्रदर्शन। बीजेपी की बात करें तो पूरे रैकेट में देखिए, ऊपर की जो 2 पार्टियां हैं, टीआरएस पिछली दफा 90 सीटें थी, इस बार 55। बीजेपी पिछली दफा 4 सीटें थी, इस बार 48, यानी 44 सीटों का जो फायदा है वो पार्टी को हुआ है। और जाहिर है पार्टी इससे गदगद है, और इन नतीजों का जिक्र उन जगह भी किया जाएगा जहां आने वाले वक्त में चुनाव है। तो हैदराबाद के निकाय चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं, और यह बताते हैं कि कैसे अब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना विस्तार कर चुकी है और लगातार कर रही है। और इसी पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन नतीजों का परिणाम क्या होगा, आने वाले जो राज्य में चुनाव होंगे वहां इसका क्या असर होगा। गौरव मिश्रा हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रोशनी कुशल जायसवाल हैं प्रवक्ता कांग्रेस, विपिन शर्मा है राजनीतिक विश्लेषक, और रेखा राव हैं टीआरएस की समर्थक हैं। सबसे पहले मैं गौरव मिश्रा आपके पास आऊंगा। ये जो नतीजे हैं जाहिर है सकारात्मक है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन शायद अभी मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। पहले विपिन जी के पास मैं आता हूं। विपिन, ये नतीजे क्या कहते हैं? क्योंकि भाग्यनगर रखने की बात की थी हैदराबाद का, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि भाग्य उदय हो गया है। देखिए, जो जीता वही सिकंदर। मैं ये बड़े एक विश्वास से और जिम्मेदारी से बोलूंगा कि निश्चित बात है एक नई सुबह का आगाज हुआ है। अगर आप भाजपा के दृष्टिकोण से बात करें कि 4 से आपने अपनी जो आपका जो आपकी जो टैली है उसको आप 48 तक ले जाते हैं, तो निश्चित बात है ये बहुत एक मनोबल को ऊपर कर देगा भाजपा के लिए, खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि अब जो है आने वाले समय में चुनाव होने जगह पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, और फिर 2022 में हमारे को पता है बहुत बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। तो यहां पर यह बिल्कुल दर्शाता है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने रणनीति के तहत, क्योंकि देखिए चाणक्य है, भले ही कुछ चुनावों में अगर बीच में हार हो जाती है तो विपक्षी जितने नेता हैं वो बोलना शुरू कर देते, देखिए चाणक्य नहीं रहे, लेकिन वो अपनी जगह स्थिति बनी हुई है। और यहां पर अमित शाह जिस तरह गए, जेपी नड्डा जब गए, और योगी आदित्यनाथ, तो ये निश्चित है कि एक नगर निगम के चुनाव को भी जो जिस तरीके से भाजपा ने महत्व दिया, आज वही उसी का एक परिणाम है कि जो जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं, और बिल्कुल वो दर्शाता है कि कोई भी चुनाव हो, नगर निगम के हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, तो यहां पर आपको चुनावों को, जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, उसको आपको पूरे जिम्मेदारी से और उसको पूरा महत्व देते हुए ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर देखिए समस्याओं का भरमार है, और जिस तरीके से भाजपा के जितने भी स्टार प्रचारक थे उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि यहां पर विकास को तवज्जो देनी है। और वो अलग बात है, हिंदुत्व की बात करी, 4 मीनार को लेकर बात करी, हैदराबाद के नाम को बदलने की बात करी, भाग्यनगर बनाने की बात करी, वो अपनी अलग जगह बात है, लेकिन विकास को तवज्जो देते हुए साथ में यह याद दिलाया कि जब हैदराबाद डूब रही थी या राशन पानी पहुंचाना था तो कहां पर थे बाकी जितने सत्ता पक्ष के नेता हैं, और बाकी बड़े बड़े जो नेता हैं जो दावा करते हैं कि हैदराबाद हमारा है, तो वो लोग कहां चले गए थे। तो यहां पर यह दर्शाता है कि एक नई सुबह का आगाज हुआ है। निश्चित बात है कि मनोबल ऊपर होता है जब आपके चुनावी परिणाम आपके हक में जाते हैं, और यहां पर अब काम करना है। लेकिन मैं ये फिर भी बोलूंगा, एएमएम की बात हम बार बार कर रहे हैं, वैसी की पार्टी की, भले ही एक अभी जो है जिसको कहते हैं हंग हाउस है, और यहां पर कोई किसी को स्पष्ट जब बहुमत नहीं मिलता तो फिर वही वाली बात है कि आपको समर्थन लेना पड़ता है बाहर से, और फिर दूसरे जितने आपके विपक्षी जो बाकी जो आपके साथ जो चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन यहां पर ये आज भी किंग मेकर की भूमिका में वैसी ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टीआरएस को उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। और अभी भी अगर हम डिविजन्स की बात करें कि जो 67 डिविजन्स हैं, और उसके साथ साथ जो एक्स ऑफिशियो वोट्स जो बोलते हैं वो 31 हैं टीआरएस के पास, और तो ये बिल्कुल अभी गठजोड़ का वो रहेगा कि कैसे गणित क्या बैठता है। बिल्कुल उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। गौरव मिश्रा, यहां के नतीजे क्या कहते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि जैसे इश्क में रिस्क होता है ना, वैसे राजनीति में भी थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन बीजेपी वो रिस्क लेने लगी है। वो ऐसे कि अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार के, अगर नतीजे विपरीत आते तो जरूरी है कि इसमें साख पे भी सवाल उठता, लेकिन यहां पे सकारात्मक रहे। कैसे देखते हैं इन नतीजों को, और क्या वजह रही कि जनता ने भरोसा किया 4 से 48 सीटों तक? देखिए, हैदराबाद एक ऐसा शहर है, ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा था जिसमें हमारी पार्टी के शीर्ष नेता इन्वॉल्व थे। दरअसल हैदराबाद में हमारी विजय जो है वो एक संस्कृति की विजय, एक
विचारधारा की विजय हाँ। और एक नई सुबह, नई उम्मीदों की विजय। और कहीं न कहीं उस विजय के साथ ही वहां की जनता ने भी अपना विश्वास प्रकट किया है और उस विश्वास में वहां का विकास भी छुपा हुआ है। और इसका प्रमाण अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो त्रिपुरा में लंबे समय तक वामपंथी सरकार रही हो, उसको हमने हटाया हो, हमारी पार्टी ने हटाया हो, या फिर आप बंगाल में देख लीजिए, हम प्रचंड सहमति के साथ जनता के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे वो सारे क्षेत्र, केरल में उपचुनाव हमने जीता। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की स्वीकार्यता इस देश में जिस प्रकार से बढ़ रही है और उसमें जो भरोसा और विश्वास देश की जनता अपनी प्रकट कर रही है, वो एक नए भारत के उदय की तरफ साफ साफ इंगित कर रहा है। वो क्षेत्र जो अछूते थे विकास से, हाँ। वो क्षेत्र जहां पे बंटवारे की राजनीति होती थी, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट आतंकवाद की राजनीति होती थी, उनको उनका पोषक की तरह एक तरह से काम किया जाता था। चाहे एमआईएम के बयानों को उठा करके देख लीजिए, आज कहीं न कहीं उनके उस सोच पर, उनके उस विचारधारा पर चोट प्रहार किया है वहां की जनता ने। और ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे। ठीक है। रेखा राव, आप लोग नंबर 1 पे तो रहे हैं इस चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 99 सीटों से 55 आ गई, क्या वजह रही जो ऊपर से नीचे ग्राफ आ गया? जो इलेक्शंस हैं वो हमेशा, यदि हम लोग देखते हैं, अगर हम इतिहास के पन्ने को पलट के देखें तो जो सत्ता है, जो इलेक्शंस है, कभी हम लोग हारते हैं, कभी जीतते हैं जी। तो ये हम लोगों को रखना है मन में, दिमाग में कि ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये काफी स्वाभाविक है। अगर देखा जाए तो जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी को जो है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर योगी साहब तक पूरा यहाँ पे आ चुके थे, तो वो एक बहुत ही बड़ा था। और जो टीआरएस गवर्नमेंट था, हम लोग अपना जो कैंपेनिंग था, जो हम लोग का मेन मुद्दा था, हम लोग डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट कर रहे थे। हाँ। और आगे जाके हम लोग क्या करेंगे। और जो बीजेपी रहा उन लोगों ने बस भाग्यनगर नाम बदलने का बातें कर रहे थे। हाँ। फिर ऊपर से वो लोग हिंदू, मुसलमान, रिलीजन, धर्म का बात कर रहे थे, जो संविधान के खिलाफ है, जो नहीं होना चाहिए था। ऊपर से एक बहुत बड़ा बात, हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। और दूसरी बात जो है, जब हम लोगों ने जब फ्लड के दौरान 10,000 का ऐलान किया तो बीजेपी ने बहुत बड़ा एतराज किया। उन्होंने बोला क्यों ये लोग कर रहे हैं। लेकिन रेखा राव, वो आज भी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये भाग्यनगर का भाग्य उदय हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने ये असंवैधानिक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच में हमें विस्फोट नहीं करना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है, तो ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए था। यहाँ पे हमें तो दंगा फसाद का वहां तक हमारा ये हो गया था। और दूसरी बात देखा जाए तो बीजेपी बोल रहे थे कि अगर जीत गए तो जो ट्रैफिक चालान है वो माफ कर देंगे और 25,000 देंगे जिनका घर चला गया। ये पूरा गलत पूरा उन लोग मैनिफेस्टेशन दे रहे थे। देखा जाए तो ये ऑल प्री मैनिफेस्टेशन था और लोग शायद इसमें बह गए। अगर देखा जाए तो टीआरएस, नीति आयोग ने टीआरएस को पूरा इंडिया में टॉप 3 स्टेट्स में नाम दिया है कि जो हेल्थ है उसमें टॉप 3 में आता है। यूएनओ जो है वो भी हमारा 1-2 स्कीम्स का एग्जाम्पल दिया। यूएनओ हम लोग उस लेवल के हम लोग काम कर रहे हैं। तो बस छोटे छोटे लालच देकर, विस्फोट देकर, सर्जिकल स्ट्राइक बोल के वो करना गलत है। और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, देखते अभी आगे क्या होता है। ठीक है गौरव मिश्रा, क्या यही वजह थी कि जो बयानबाजी हुई, बांटने की कोशिश हुई, जैसा आरोप लगाया गया और गुमराह किया गया, वायदे बड़े बड़े किए गए, क्या ये वजह थी कि 4 से 48 तक सीटें आई? टीआरएस का सीधा ही आरोप। मैडम राव जी जिस तरीके से बात कर रही हैं और जैसा उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लालच दे करके मतदाताओं को बहला फुसला लिया गया, तो जो प्रदेश इतना समृद्ध हो बौद्धिक रूप से, जहाँ की जनता इतनी संवेदनशील हो, जागरूक हो, उसको छोटे छोटे लालच में फंसाने वाली प्रवृत्ति का अगर बनाने का प्रयास करेंगी तो आप समझ सकते हैं कि टीआरएस की मनोदशा क्या रही होगी। एमआईएम की तो हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन टीआरएस की मनोदशा क्या रहेगी कि अपने वोटरों को किस दृष्टि से ये देख रहे हैं। क्या उनको लालच में फंसाया जा सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहां के मतदाता लालची है? इनका कहने का तात्पर्य यह है
ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से हमारी सरकार चल रही है उसके साथ के आधार पर और एक कमिटमेंट, संकल्प के आधार पर कि जनता के बीच में कैसे जाया जाता है, कैसे काम किया जाता है और छोटा से छोटा कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष नेतृत्व भी किसी चुनाव को कितने गंभीरता से लेता है, क्योंकि एक राजनीतिक दल का यही दायित्व होता है, यही कर्म होता है और उसको निभाया है हमारी पार्टी ने, जिसका पुरस्कार वहां की जनता ने दिया है। ठीक है रेखा राव, ये बड़ी बात एक कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि क्या वहां के मतदाता इतने नासमझ थे जो इस तरह की बातों में वो आ गए? सवाल ना समझ की या समझदारी की नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, मतदाता की साइकोलॉजी है। थोड़ा परिवर्तन वो लोग चाहते हैं, वही है और कोई बड़ा बात नहीं है। इस दुब्बाका को देखकर बीजेपी को ये लगा कि पूरा तेलंगाना में वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद में उनका जो टारगेट है तमिलनाडु का वो सपना देखने लगे। नो। और दूसरी बात है, जो अगर प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक जो लोग आ गए हैं, इतना अगर वो स्ट्रांग रहते तो पूरा वो लोग हैट्रिक मारने चाहिए था, 100+ होने चाहिए था। अभी जो मेयर है, जो मेन सीट है, वो तो हम ही लोग बनाने जा रहे हैं, थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगी, वो दूसरी बात है। फिर भी हम लोग तो बस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अभी हमारा। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। रोशनी, परेशानी वाली बात है, छोटा सा बस नंबर ऊपर नीचा हो गया। ठीक है रोशनी, आपके पास में आऊंगा। और कांग्रेस कहाँ है? पिछली दफा भी 2, अब भी 2, कोई एफर्ट नहीं किया गया जीतने के लिए, सीटें बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी है जो 4 से 48 पे पहुंच गई, आप लोग 2 पे 2 पे ही रहे, 10 भी नहीं पार हुए। ये प्रश्न मेरे लिए है। विधानसभा नजदीक है तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है विधानसभा के लिए, और ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हार और जीत तो लगी रहती है। और जहां तक आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो ध्रुवीकरण करने में माहिर है और जनता को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे भटकाने में भी माहिर है। वहां पे विकास की कोई बात न करके वो हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर करने की जो बातें कही हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, वो सिर्फ नाम चेंज करने में माहिर है और गौशालाएं बनाने में माहिर है। उसके अलावा उन्होंने विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश में भी अभी तक विकास किया नहीं है। लेकिन रोशनी, ये पार्टी की एक रणनीति हो सकती है ना, वो तो हर चुनाव में जाते हैं, बिहार में भी हमने देखा उनको, हर जगह देखा। तो कांग्रेस की कोई रणनीति है या नहीं? कांग्रेस के जो दिग्गज है वो कहां थे? क्योंकि हमने देखा वहां केंद्रीय मंत्री तक प्रचार कर रहे थे, पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो वहां पे पहुंचे थे, तो उनके जो दिग्गज है वो वहां थे, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज दिखाई नहीं दिए। तो चुनाव जीतने के लिए तो हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। भाजपा सिर्फ मार्केटिंग करने में नंबर 1 है और उन्होंने मार्केटिंग जोरों शोरों से की तेलंगाना में, और आगे विधानसभा चुनाव नजदीक है तेलंगाना में। तो हम सबका पूरा टारगेट अभी विधानसभा चुनाव है। और जहां तक आप बात करें नागपुर चुनाव की, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी शोक में है नागपुर में। ठीक है तो विपिन, विकास के नाम पे हम लोग कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है, क्योंकि हमने दूसरे दलों का प्रदर्शन देखा। टीआरएस 99 से 55 पे आई, बीजेपी गई 4 से 48 पे, एमआईएम 44 से 43 पे, कांग्रेस 2 पे थी, अब भी 2 पे, फिर आगे कह रहे हैं चुनाव की तैयारी है। एक मुश्किल वक्त में है कांग्रेस। मैं चाहूंगा रोशनी जी मेरी बात सुने। देखिए, मैं कई मंच पे ये बात दोहरा चुका हूं, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू करा करता था दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का। तो मेरे को बड़े विश्वास से मैं बात बोल सकता हूं कि दिल्ली का जो विकास का श्रेय है वो सही मायने में शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। भले ही बड़े बड़े राजनीतिक दल अपना श्रेय ले उस बात का, लेकिन विकास के जो कार्य हुए दिल्ली में और पिछले कुछ चंद वर्षों में, उसका श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। वो एक स्वर्णिम दौर था। लेकिन कितने दुख से कहना पड़ता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, बार बार इनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं इनके खुद के नेता। बाहर के तो आप छोड़िए, लेकिन जनता छोड़िए आप, तो ये उनको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि आप जनता से क्यों दूर जा रहे हैं, आत्ममंथन करिए। लेकिन वही बात है, आप दिल्ली विधानसभा में जाइए, मैं खुद दिल्ली विधानसभा जाया करता था, वहां तस्वीर देखते ही, दृश्य देखते ही बनता था, जहां आप नजर डालिए वहां पर आपको कांग्रेस के विधायक दिखते थे। अब पिछले 2 जो विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, वहां कांग्रेस अपना खाता ही नहीं खोल पाई है। और आप अगर तेलंगाना की बात करें तो वही बात देखिए, आप वही वाली यथास्थिति 2 पे बैठे हुए हैं कांग्रेस। यहां पर अगर आप आत्ममंथन की बात करते हैं तो राजेश जी मैं बोलना चाहूंगा, आत्ममंथन सबको करना पड़ेगा, एएमएमएम को भी करना पड़ेगा कि उनके गढ़ में आके जिस तरह से भाजपा ने सेंध लगाई है, वो भी
बहुत कुछ उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है। और अगर आप बात करें टीआरएस की, जो आपने खुद बोला वो कहां से 99 से लेकर आप 55 पे आ गए, तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता के जनादेश को आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। वहां पर आप कोई उसमें बहानेबाजी नहीं चल सकती कि ये हुआ, जैसे पहले अमूमन देखा जाता था कि आप अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। यहां पर ये समझना पड़ेगा कि वो जो बाकी बातें हैं, सियासी रोटियां जिस तरह से की जाती है, चुनावी भाषण में जो मर्यादा का उल्लंघन होता है कि आप जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए वो आप शब्द बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि विकास विकास और विकास, केवल विकास, एक आम आदमी को विकास की अपेक्षा है। मैं एक बड़ी अहम बात बोलूंगा कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश का और 2019 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब लोगों ने जाति, समुदाय, धर्म इससे ऊपर उठकर विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट डाला। तो यही बात है। अब बिहार के चुनावों की बात करें, वो भी एक बूस्टर शॉट का काम करा है उसने भाजपा के लिए। जीत जीत होती है, भले ही वो कांटे की टक्कर रही। नहीं, एक चीज को मानना होगा विपिन कि चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से उस चुनाव को लेती है। बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में उतरता है, उसमें आप बोले और नतीजा सामने होता है। रोशनी जी बड़ी सम्मानित प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बोला, बिल्कुल इनके अपने विचार हैं, मैं सम्मान करता हूं। इन्होंने बोला अब हम विधानसभा के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तब का तब देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल इस समय जो परिणाम आए हैं वो निश्चित बात ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा अगर इन चुनावों में किसको क्षति पहुंची है तो वो कांग्रेस है। ठीक है गौरव मिश्रा, आगे की रणनीति क्या होगी और क्या इस चुनाव में जब केंद्रीय नेतृत्व उतरा तो एक रिस्क भी था आप लोगों के लिए कि अगर नतीजे विपरीत आए, उतने नहीं आए जितने अनुमान था, जैसी संभावना थी, तब फजीहत भी होगी पार्टी की? नहीं, देखिए ये बात सही है कि किसी भी चुनाव में परिणाम कुछ भी हो सकता है। हमारा दल जीत भी सकता है और पराजित भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। परंतु हमारा जो 100% एफर्ट है, जिसके लिए हमारी पार्टी, हमारा संगठन समर्पित रहता है, यदि उसमें हम चूक जाते तो सही बात है, हम अपनी नजरों में छोटे हो जाते हैं। परंतु यदि हमारे विपरीत परिणाम आता इतने प्रयासों के बाद भी, तो भी हम जनता में बड़े गर्व के साथ इस बात को हम कह सकते हैं कि हमने इतना प्रयास किया, हमको मनानुकूल जो है प्रतिफल नहीं मिला, उसका पुरस्कार नहीं मिल पाया जनता की तरफ से, यानी कि हमको और परिश्रम करने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, आज जितनी सीटें हमको मिली हैं, ये हमारे लिए एक उत्साह का काम करेंगी और भविष्य की एक ज्योति तय कर दिया है इसने। लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। आज जो नंबर 1 की पार्टी बन करके टीआरएस आंकड़ों की बात कर रही है, अंकों की बात कर रही है, ठीक है, और हम इनको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगली बार इनका अंक नीचे आ जाएगा, अगली बार इनका अंक भी नीचे आ जाएगा। लेकिन गौरव, दोनों पार्टियां कांग्रेस और टीआरएस एक ही बात कह रही हैं कि लोगों को वहां पे गुमराह किया गया, बांटने की कोशिश की गई, सिर्फ नाम बदलने का जिक्र किया गया, विकास की बात नहीं हुई, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की बात हुई और वहां पे नाम बदलने की राजनीति हुई, बांटने का काम हुआ है। टीआरएस का भी यही कहना है, कांग्रेस का भी यही कहना है। बिल्कुल सही बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां की जनता घुटन में रह रही हो, जहां की जनता के बीच में ऐसे बयान सुनने पड़ते हो कि 15 मिनट पुलिस को हटा दिया जाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए। और कभी टीआरएस ने इसका प्रतिकार किया? कभी नहीं किया। तो आज उसे एक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब वहां की जनता को दिखाई दे रही है, तो इन्हें बंटवारे की राजनीति दिखाई दे रही है। और उसमें बंटवारे की राजनीति नहीं दिखाई दे रही थी टीआरएस को और कांग्रेस को। दरअसल कांग्रेस में आत्ममंथन की आत्मा जिसमें होती है उसको मंथन करने की आवश्यकता होती है। कांग्रेस में तो आत्मा ही नहीं बची है, तो वो मंथन क्या करेगी? दरअसल हम लोग अपने परिश्रम के बल पर जनता के बीच में जनता के विषयों के साथ जाते हैं और वहां अपने आप को प्रमाणित करते हैं। इसलिए हम ये रिजल्ट लेकर के आते हैं। और बेशक हार भी हमारे लिए पुरस्कार होती है, उससे भी हम सीखते हैं और अगली बार पुनः दुगना जोश से अपनी कमियों को दूर करते हुए जनता के बीच में जाते हैं। ठीक है रेखा, कहीं ना कहीं खामियां रही हैं आप लोगों के नेतृत्व में, चूंकि सीधा ऊपर से नीचे आना, आधी सीटों का नुकसान होना लगभग एक बड़ी क्षति तो है आप लोगों के लिए। ऐसे में मंथन की जरूरत है। क्या ये सोचा कि कहां खामी रह गई, कहां कमी रह गई जो 99 से 55 तक का सफर किया, जबकि टारगेट और ऊपर होना चाहिए था? बिल्कुल, अभी 1-2-3 दिन में जो हमारे जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो मीटिंग बुलाएंगे, बेशक हम लोग इसके चर्चा होगा। चर्चा से पहले ये बहुत ही क्लियर है कि किस तरह से बीजेपी ने लोगों को बस फ्री मैनिफेस्टेशन का लालच दिखा के, पोलराइजेशन की बातें करके उन्होंने अपने साइड में वोट जीता। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। बस बेशक हम लोग अपना खुद बैठ के हम लोग
देखेंगे क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है करके जी। पर जो लालच बीजेपी ने दिखाया कि 25,000 देंगे, क्या ये मुमकिन है? जीएचएमसी का अगर हम बजट देखें तो उसका आधा भी जो प्रोमिसेस हुए, जो फ्री मैनिफेस्टेशन है, हाँ। वो बिल्कुल बीजेपी खत्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और विपिन दूसरी जी कुछ बात कहना ये- चाह रहे हैं मैडम, आप ही की बात पे विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन, मैं एक मिनट हमें खत्म करने दीजिए। हाँ, और एक ठीक है, बहुत ही complete अच्छा कीजिए। लगा कि प्रधानमंत्री से लेकर हाँ। अमित शाह साहब तक आए, ऐसे तो लोगों को पता चला कि कौन क्या प्रॉब्लम है। जब फ्लड चल रहा था जहाँ पे बीजेपी के सरकार थे, वहाँ पे बस 4-5 दिन में उन्होंने पैसा दे दिया, पर तेलंगाना के जो हमारे जो मुख्यमंत्री है चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते गए, एक नया पैसा नहीं आया। हाँ तो उससे ये पता चल रहा है कि क्लियर है, आप हमें वोट दो, हमारा सरकार अगर बीजेपी में तेलंगाना में आएगा तभी आपको सेंटर से मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है। इन्हें ये पता चलना है कि सेंटर के साथ, नेशनल पार्टी के साथ रीजनल पार्टी का पनपना भी बहुत जरूरी है। पर ये जहाँ पर तक जो नंबर है ऊपर नीचे होते रहता है, दैट इज वेरी कॉमन, वो कोई खास बात नहीं है। आप बोलिए। जी विपिन शर्मा। मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए ऐसा है कि अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि अपने संकल्प पत्र में या चुनावी भाषणों में क्या क्या भाजपा ने घोषणा कर दी, क्या क्या प्रलोभन दिए मतदाताओं को, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आप वो देखिए, वो तो एक आजकल एक ट्रेंड है। आप दिल्ली के चुनावों की बात करिए, विधानसभा की, वहां पर आम आदमी ने एक फ्रीबी कल्चर शुरू करा था कि हम मेट्रो राइड फ्री देंगे महिलाओं को, जो कि कुछ महिलाओं को अच्छा नहीं लगा। बोला आप क्या हमारे को कम समझते हैं पुरुषों से? उसी तरह से 200 यूनिट तक बिजली फ्री, पानी, उस तरह से। तो ये फ्रीबी कल्चर तो देखिए ये आज का नहीं है। यहां पर क्या फ्रीबी और आरक्षण की बात कर लीजिए, यहां पर हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, यहां पर हमने अपने देश को सुपर पावर बनाने का एक सपना ले रखा है। वहां पर हम बात करें कि नहीं आरक्षण होना चाहिए, जबकि मेरिट के आधार पर आपको रिजर्वेशन। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यहां पर यह समझना पड़ेगा कि विकास को तवज्जो देनी चाहिए। आप अपने क्या उनके साथ आप जो लोगों के साथ वादे करते हैं कितने खरे उतरते हैं, और अंत में जो देखिए नतीजे आते हैं उसको तो आपको सर माथे लेना ही पड़ेगा। उसमें तो अगर जो हारते हैं उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा, और जो जीते हैं उन पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अब आप जनता एक आपसे अपेक्षा करती है कि आपने जो वायदे करे उनमें आप खरे उतरे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होता कि जनता कब आपको नकार दे। लेकिन नवीन, मैं जब बयानों का जिक्र हो रहा था, बयानबाजी का जिक्र हो रहा था, भाग्यनगर और भाग्योदय का जिक्र हो रहा था, तब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एमआईएम के ही असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके जो बयान है वो आपने सुने होंगे, किस तरीके से वो आग उगलते हैं। तो क्या जब बयानों की बात होती है तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की बात होगी? बयान तो उस तरफ भी हो रहे हैं, हर पार्टी में इस तरह की बयानबाजी होती है, बांटने वाली बात। आपका राजेश जी सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए क्या होता है कि अभी मैं किसी एक प्रवक्ता को सुन रहा था कि अभी आप ही के शो में, तो यहां पर वो बोल रहे थे कि चुनावी भाषण में, अपने भाषणों में क्या क्या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है। अभी आप देखें कि जब शाहीन बाग में आंदोलन करता बैठे थे और वहां पर भी हमने देखा कि कैसे कुछ कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे और वहां पर बात कर रहे थे कि यहां पर अब कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। अरे कमाल है, ये कौन सी कुर्बानी देने की बातें कर रहे हैं कि यहां पर तो आप अगर ये बात करें कि गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में, वहां पर स्थिति नाजुक बनी हुई है, जहां पर असली मायने में हमारे सैनिक जो हैं, बहादुर सैनिक जो हैं देश के, वो जान की बाजी लगा के बैठे हैं, विपरीत परिस्थितियों में बैठे हुए हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि हम महफूज रहें। तो यहां पर कुर्बानी की बातें करी जाती है, तो यह समझना पड़ेगा, इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। 21वीं सदी है, ये पब्लिक सब जानती है, और ये सुपड़े साफ करना भी जानती है और सत्ता पे बिठाना भी जानती है। तो यहां पर कम, इनको किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। यहां पर समझना है कि जनता जनार्दन है। लेकिन जो बयानबाजी हुई, क्या उसने प्रभावित किया है? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैदराबाद में जाके कहते हैं कि हम नाम बदल देंगे, भाग्यनगर रख देंगे, क्या इस तरह के बयानों ने प्रभावित किया है मतदाताओं को? देखिए, मैं अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कुछ होता है। तो वो भी बोला जा रहा है बार बार कि एक आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं राजनीतिक दल, उसके खिलाफ का वोट, कि और कुछ लोगों में आक्रोश भी था कि आप जिस तरह से जब वहां पर जब बाढ़ आई और उसके बाद क्या हुआ, या वो जो लोगों की अपेक्षा थी उसमें खरे नहीं उतरे जो उनके वहां के राजनीतिक दल के नेता थे। तो वहां पर वो सारे इन फैक्टर्स का मिश्रण था, जिसके कारण जनता ने जो अपना
इस चुनाव में जी। जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो उन्होंने वोट डाला, तो ये वो साफ दर्शाता है कि जनता किस दिशा में जाना चाहती थी। ठीक। रोशनी, अब कांग्रेस की कोई नई स्ट्रेटेजी है कि चुनाव जीतना है, कहीं भी चुनाव होगा तो वहां पे सिर्फ सीटों का ऐलान नहीं कर देना, बल्कि जीतने के लिए भी वहां पे मैदान में उतरना है, ना कि ट्वीट खेलना है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया तक ही कांग्रेस सीमित है, जमीन पे उतर के लोगों के बीच में नहीं जाया जा रहा। चुनाव जीतने के लिए रणनीति की कमी दिखाई दे रही है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करती है, कांग्रेस दिल से जनता की सेवा में काम कर रही है। और अगर आप बात करें अभी दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे जितने हजारों लाखों किसान आए हुए हैं, उनकी मदद के लिए एक भी भारतीय जनता पार्टी का शब्द मदद के हिसाब से नहीं गया है। क्या वो किसान हमारे देश के नहीं है? क्या वो पाकिस्तान से आए हैं? उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? हाँ। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए काम करती है, और जहां इलेक्शन होते हैं बस वहीं पे बड़े बड़े वादे करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तेलंगाना में इलेक्शन से तो तेलंगाना में बड़े बड़े वादे, बिहार में इलेक्शन से तो बिहार में बड़े बड़े वादे, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े वादे। काम के नाम पे 0 सन्नाटा। नहीं तो क्या कारण है? नहीं, क्या कारण है में कि अंत में परिणाम आपके हक में नहीं जाते, नतीजे आपके हक में नहीं जाते? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में आए हुए लगभग नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कारण है अंत में जब नतीजे नहीं आते? कुछ साल पहले हमने जब देखा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे वो कांग्रेस के हक में आया था, वहां पर ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ा गया, तब ईवीएम की मशीनें बिल्कुल सही थी, ईवीएम अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने बिहार चुनावों का जिक्र करा और आपने इन चुनावों का जिक्र करा, मैं आपसे एक बड़ा सरल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है फिर? तो कांग्रेस को क्यों लोग नकार रहे हैं? कांग्रेस से क्यों दूर जा रहे हैं? कांग्रेस से दूर नहीं जा रहे। कांग्रेस वो पार्टी है जब इंदिरा गांधी ने दो सीट गिफ्ट की थी बीजेपी को कि कोई तो कॉम्पिटिटर रहना चाहिए, और वही दौर बहुत जल्द लौट के आएगा। और इंदिरा गांधी 2 के रूप में हमारी प्रियंका गांधी जी आयरन लेडी के रूप में उभर के सामने आ रही है, और जनता के हित में सबसे ज्यादा काम हो रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। नहीं, देखिए रोशनी, यहाँ पे एक गंभीर विषय यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो ताकि जनता की आवाज को अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो पूरी ताकत से उठा पाए। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो नकारात्मक दिखाई दे रहा है, निराश करने वाला है। ऐसे में गौरव जी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, गोदी मीडिया को सबसे बड़ा थैंक्स है इसके लिए कि गोदी मीडिया, कोई गोदी बोलता है, कोई गिद्ध मीडिया बोलता है। किसी को कुछ भी कहने से ये या तो मीडिया को उपाधियां दी जा रही हैं, सीधा बोलने से सुधार नहीं होगा। उपाधियां दी जा रही हैं, करने की जरूरत है रोशनी, और जरूरत इस बात की है कि आखिर हार की वजह क्या थी? क्या वाकई कहीं रणनीति की कमी है? किसी को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, जरूरत रणनीति की है। गौरव मिश्रा, आपका पास में आऊंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि भाग्यनगर का भाग्योदय हो गया है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, हमारे मोदी जी वर्तमान के विश्वास हैं, तो वहीं योगी जी भविष्य की उम्मीद है। और योगी जी यदि कोई बात कहते हैं तो उस पर जनता अमल करती है, उस पर भरोसा करती है और उसमें उम्मीद रखती है। भाग्यनगर से सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि हैदराबाद की जनता जो अपने आप को बंधक महसूस करती थी, उसका भाग्योदय होना अब तय है, क्योंकि वहां पे कमल खिल गया है। और कमल खिलने का सीधा संकेत है कि विकास की राजनीति होगी, और सिर्फ विकास की राजनीति होगी। और जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो सबसे पिछड़े हुए विषय है, उस अंत्योदय की परिकल्पना से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और यही कारण है कि बेशक हमारा देश भ्रष्टाचार से जूझने वाला देश रहा है, और ऐसा नहीं कि आज समाप्त हो गया है, उसका असर रह सकता है अभी भी। लेकिन फिर भी हमारी जहां जहां सरकारें हैं, सर्वाधिक विकास के कार्य हम लोगों ने किए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां जहां हमारी सरकार चली है, मध्य प्रदेश हो, यहां तक कि महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र की स्थिति खराब है, आज राजस्थान की स्थिति खराब है। कांग्रेस की प्रवक्ता बैठ करके बोल रही है कि इंदिरा गांधी पार्ट 2 आ जाएंगी, और वही इंदिरा गांधी पार्ट 2 राजस्थान में क्या कर रही है, जहां बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास का जो वातावरण हैदराबाद की जनता ने जो बनाया है और जो दिखाया है, ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ेगा, और उसको हम फलीभूत करेंगे, उसको प्रमाणित करेंगे, उस कार्य को करके दिखाएंगे।
ठीक है रेखा राव, अब आप लोगों की आगे क्या रणनीति है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आप ही बन के उभरे हैं वहां पे टीआरएस, ऐसे में आगे की रणनीति क्या है आपकी? ये प्रश्न किसके लिए है? मेरे लिए? जी आप ही के लिए। रणनीति कुछ नहीं है, हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है। हर पल हम लोग बस हैदराबाद की जो जनता है, तेलंगाना के जो जनता है, उनका भलाई हम चाहते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। राजनीति तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज खेलते हैं, षड्यंत्र जो है अलग पार्टीज करते हैं। हमारा उद्देश्य एकदम सीधा है, बस जनता की भलाई, उनकी उस तरह की बस। अब तक जो हम लोग कर रहे हैं हर एक प्रोग्राम, हर एक जो स्कीम है, प्रोग्राम है, वो जनता के लिए ही है। अगर हमें षड्यंत्र करना होता तो हम लोग भी अगर धर्म के नाम से नाम बदलने का और 10,000 के बदले में 25,000 30,000 का वादा करते, तो बस एक ही मकसद है, तेलंगाना के जल का कल्याण। ठीक है विपिन, क्या यहाँ के नतीजे दूसरे राज्यों में, चूंकि पश्चिम बंगाल की भी तैयारी हो रही है, क्या उन राज्यों को भी प्रभावित करेंगे जहां चुनाव होना है? देखिए ऐसा है, निश्चित बात है, मनोबल बहुत एक मनोबल अहमियत रखता है। आपका मनोबल कैसा है और आपका पार्टी का कैडर कैसा है। यहां पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और संगठन को कैसे मजबूत करना है, तो वो हमेशा उन्होंने तवज्जो दी है कि संगठन मजबूत होना चाहिए। राहुल गांधी भी बात करते हैं, मैं बिल्कुल ये बात बोलूंगा बड़े विश्वास से, राहुल गांधी भी बोलते हैं जब चुनाव के परिणाम उनके हक में नहीं आते, उनकी पार्टी के हक में नहीं आते, तो वो यही बात बोलते हैं कि संगठन मजबूत करना है। फर्क इतना है कि वो सिर्फ महज कागजों में रह जाता है, क्योंकि यहां पर अगर संगठन मजबूत हो जाए कांग्रेस का, तो वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस का दोबारा रिवाइवल हो जाएगा। कि स्वर्णिम इतिहास रहा है, देखिए वो तो सब जानते हैं, आजादी के बाद सरकारें किसकी रही है। और जैसे अभी रोशनी जी बोल रही थी कि पार्ट 2, मैं उसमें एक बात बोलना चाहूंगा, तेलंगाना की बात करूंगा कि साथ में क्या, देखिए क्योंकि जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वहां पर फिर वही वाली बात है, गठबंधन बनते हैं, महागठबंधन होता है। हमने 2019 में देखा, लोकसभा के चुनावों में बुआ भतीजे के साथ जाके मिल गई, वो अलग बात है कि फिर आपस में गठबंधन टूट गया, तो बड़े गाजे बाजे के साथ निकले थे कि गठबंधन बनाएंगे। तो यहां पर ये देखना है, आप अगर पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, आपने चुनावों की बात करी कि वामपंथी जितने दल हैं या टीएमसी बात करें कि आज सारे एक मंच पे खड़े हैं, वहां पर वो गुपकार एक ग्रुप बना हुआ है कश्मीर में, वहां पर जो पहले विचारधारा अलग थी, जिनकी जो इतने साल अलग अलग चुनाव लड़ते रहे, आपस में मतभेद थे, आज वो सारे एक मंच पे खड़े हुए हैं। और लेकिन यहां पर ये समझना पड़ेगा, निश्चित बात है कि जब चुनाव आप किसी राज्य में या नगर निगम में जीते हैं, विधानसभा में जीते हैं, लोकसभा में जीते हैं, जितनी भी सीटें हो, तो वहां पर उसका बिल्कुल असर पड़ता है बाकी राज्यों में। और यहां पर अगर आप बात करें खास तौर पे, क्योंकि जो 150 मेंबर का जो ये नगर निगम का जो ये सदन है, यहां पर इसका आप समझिए कि 25 जो है विधानसभा सीटें आती हैं यहां पर, और 4 लोकसभा की सीटें हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम जो 2023 के चुनावों की बात कर रहे हैं, यहां पर जिस तरह से रोशनी जी बात कर रही है कि हम आने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के, तो वो निश्चित बात है कि इसकी एक अहमियत है, इस बेल्ट की एक बहुत अहमियत है, ये जो नगर निगम के चुनाव थे। और यहां पर अभी आप पश्चिम बंगाल के चुनावों की बात करें, केरल के चुनावों की बात करें, तमिलनाडु के चुनावों की बात करें, वहां रजनीकांत आ गए हैं मैदान में, तो यहां पर निश्चित बात है, दर्शाता है कि अब लोग जो है, लोग हल्के में नहीं ले सकते एक आम आदमी को। आम आदमी को अपेक्षा है विकास की। हम लोग कोरोना काल में जी रहे हैं, समझना पड़ेगा कि कुछ मामले, बहुत अहमियत वाली बात मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पर ये 21वीं सदी है, कोरोना काल में हम जी रहे हैं। कोरोना किसी की देन नहीं है, किसी की वजह से नहीं आया, एकाएक हमारे सर पे आया, तो हम लोगों को मिलजुल कर ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना का संक्रमण, दूसरी तरफ चीन ने जो अतिक्रमण का एक चुनौती बना के बैठे हुए हैं। यहां पर अलग बात है कि 2020 की हिंदुस्तानी सेना है, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और मुंह तोड़ जवाब दे भी दिया है। यहां पर समझना पड़ेगा, कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, वहां पर आप एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, निश्चित बात है, उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि कैसे हम सरकार को घेरे, सत्ता पक्ष को घेरे। लेकिन यहां पर आपको कुछ अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे क्योंकि रोशनी जी ने बोला, बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इन्होंने प्रियंका इंदिरा गांधी 2 बोला, उसमें मैं बात बोलना चाहूंगा। देखिए जनता सब समझती है कि हाथरस पे तो आप चले गए, हाथरस की जो पीड़िता थी वो भारत की बेटी है, तो फरीदाबाद की बेटी क्या भारत की बेटी नहीं है? उधर आप महाराष्ट्र में चले जाइए, दिशा सालियान क्या भारत की बेटी नहीं है? मराठी अस्मिता की जो बात करते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि लोग सब समझते हैं कि जहां पर हम लोग
राजनीति कर रहे हैं या दोहरे मापदंड रख रहे हैं, इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। किसान कानून की बात करिए, कृषि कानून जो आए हैं, निश्चित बात है कि यहां पर सरकार का दायित्व बनता है कि आप अगर कुछ अंदेशा जता रहे हैं, हमारे किसान भाई जो देश के अन्नदाता है उनको आपने पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि अंदेशा जताते हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ संक्रमण फैलता है तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। और ऐसे में अगर सरकार मोदी सरकार विफल रही है तो मोदी सरकार को ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे। जो संवाद की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, यह दायित्व मोदी सरकार पे है कि वो कैसे संतुष्ट करें। ठीक है, रोशनी, मैं चाहता हूं आप इस पे टिप्पणी करें, और सवाल मैं साथ में ये भी जोड़ रहा हूं कि आगे अब आप लोगों की क्या रणनीति है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी है, उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्या रणनीति है? क्योंकि चुनाव जीतना है, वहां पे ज्यादा सीटें लानी है, उसके लिए क्या रणनीति है? जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता व्यवसाय चाहती है, वो कमाए और अपने परिवार का पेट पाल सके। हाँ। और जनता को गुमराह करने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है। वो कभी भी रोजगार की बात नहीं करती, वो कभी भी व्यवसाय की बात नहीं करती, वो कभी भी अच्छे सड़क पानी की बात नहीं करती, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है। और कांग्रेस कौमी एकता को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, गंगा जमुनी की तहजीब को लेके चलने वाली पार्टी है। उसने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की है और वो आगे भी नहीं करेगी। और मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पार्टी से हूँ, जिन्होंने इस देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी वाड्रा अब कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं और आगे भी जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगने के लिए कभी भी जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे कि मैं 19 लाख रोजगार दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर गृह मंत्री की तबीयत खराब होती है तो वो नेहरू जी के बनाए हुए एम्स हॉस्पिटल में ही क्यों जाते हैं दिल्ली? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनवा पाया 7 सालों में, जाके अपना इलाज करवाएं। मैं रोशनी जी एक बात बोलना चाहूंगा, क्यों एडमिट होते हैं? क्या मैंने जो सुना, आपने ये बोला कि प्रधानमंत्री एम्स क्यों जाते हैं, आपने ऐसा बोला? मंत्री अमित शाह जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूं, ये तो बड़े गौरव की बात है। अरे ये तो बहुत गौरव की बात है कि आप अपने देश की जो प्रीमियर संस्थान है वहां पर जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में या बाहर नहीं जा रहे, आप देश विदेश नहीं जा रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 7 साल में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनवा पाई एक अच्छा हॉस्पिटल? नहीं, तो तेलंगाना में क्या हुआ? किस नेता ने बोला कि मोदी ने मेडिकल कॉलेज दिया? आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो ये कह रही हैं कि नेहरू ने जो बनाया था उस अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं। 6 साल में क्या किया? रोशनी का सवाल सीधा यही है। तो ये मैं ठीक हूं रोशनी? कि कितने एम्स दिए? उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप। कौन नहीं दे पा रहा उत्तर? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा 10 सेकेंड कि कौन सांप्रदायिक है, गौरव जवाब दे रहे हैं, जनता पे छोड़ देना चाहिए। रोशनी की बात का जवाब गौरव दे रहे हैं। गौरव मिश्रा, उन्होंने सीधा कहा कि आप लोग फिर उसी एम्स में जाते हैं जो नेहरू ने बनाए थे या कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे। आप लोग 6 साल में ऐसा नहीं बना पाए, कोसते कांग्रेस को है कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? सीधा आरोप है रोशनी का। गौरव मिश्रा, पिछले 6 वर्षों में 30 एम्स बना दिए, 5 एम्स बनाए थे इन्होंने पिछले 72 वर्षों में ये स्थिति थी। और सुनिए, ये कह रही है एम्स की बात कर रही है ना, एम्स बनाया था तो एम्स क्या उनकी रजिस्ट्री है क्या? बतौती है, उसमें कोई दूसरा नहीं जाएगा। वो देश की जनता की संपत्ति है, ये गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है, नेहरू जी की संपत्ति नहीं है, इंदिरा जी की और प्रियंका जी की ये संपत्ति हो सकती है उनकी, रोशनी जी उनकी संपत्ति हो सकती है, लेकिन देश की कोई भी संपत्ति गांधी परिवार की विरासत नहीं है। ये बात समझ ले अच्छी तरह से। जो जिस पद पे रहता है वो देश की जनता के लिए काम करता है, जो विकास कार्य करता है देश की जनता के लिए अकाउंटेबल होता है। इस तरह की बात करने से ही ये कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस पार्टी, देश की जनता को गुलाम समझने वाली कांग्रेस पार्टी हाशिए पे पहुंच गई है और इसका नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि जब तक रोशनी जी जैसे कांग्रेस के गुलाम रहेंगे, जब तक रोशनी जी जैसे कांग्रेस के गुलाम परंपरा के बाहर रहेंगे, तब तक इनकी स्थिति यही जनता करेगी। क्योंकि आज की जनता बहुत वाइब्रेंट है, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, इनके छलावे में, इनके झूठ में, इनके बंटवारे में नहीं आने वाली। क्योंकि ये सेकुलर धर्म के नाम पर एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान के लोग
ये चीन का एजेंडा चलाने वाले देश के अंदर ये पाकिस्तान कांग्रेस के के लोग- ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कदम, एक एक कार्य देश के लिए समर्पित है, देश की जनता के लिए समर्पित है। कोई देश का नेता नहीं कह सकता कि ये हमारी संपत्ति है, इसमें केवल हम ही जा सकते हैं या हमारे नेता जा सकते हैं। ये कैसी गंदी बात की है आज। एम्स क्या इनकी बकौती है, कोई नहीं जा सकता। गौरव जी, देश की अर्थव्यवस्था -23.9% कैसे अरे पहुंच गई? कैसे सेल बनाया था पहले आप पता करिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोई देश को बेच दिया था, एक देश को बेच करके बनाया था। मैं क्या आपको पता नहीं है, पूछ रही हूँ, आप क्या पूरी लाइसेंसिंग प्रणाली देश के चंद घरानों को बेच दिया था नेहरू जी ने। आप पहले अध्ययन करिए, देश की अर्थव्यवस्था इंदिरा जी का अध्ययन करिए, आपको पता चल जाएगा। राजीव गांधी का अध्ययन करिए। पूरी फेरिस्त है। जीप घोटाला किसके शासनकाल में हुआ था बताइए। उसी जीप घोटाले से प्रेस्टीज कंपनी बनी थी। कौन प्रेस्टीज कंपनी का मालिक था? आप बात कर रहे हैं। घोटालों को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, कम से कम आप वहां पर इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ करके इस तरह का प्रयास मत करिए। गौरव जी, अर्थव्यवस्था कितनी है अभी? जीडीपी कितनी है? -23.9% है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में? देश में कोई भूखे नहीं मर रहा है, कोई आत्महत्या किसान नहीं कर रहा आप है। बाहर निकल आपके के शासनकाल में देखिए। 13,000 किसानों को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया था। ये क्यों भूल रही है? ये क्यों भूल रही है आप? सर्वाधिक कोरोना काल में भी एफडीआई भारत में आई है, रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आई। आपको क्या बता, पहले अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके आइए। परिवार के साथ बैठे हुए उन किसानों के बारे में आपकी क्या राय है गौरव जी? वो आपके वो किसान जो है उनके साथ देश की सरकार वो इस देश के नहीं है। लेकिन वो किसान भी शायद पाकिस्तान से आए ना। पैदा किया जो बिचौलिए वहाँ देखे जा रहे हैं, जो खालिस्तान का झंडा फहरा अच्छा, रहे हैं, वो किसान प्रधानमंत्री इस देश मोदी के को नहीं मरने की बात कर रहे हैं, वो आपका एजेंडा चला रहे हैं और उनको पालने ओके, का काम गौरव जी का आप कहना है कि कांग्रेस के वो लोग कर रहे हैं। कम से कम इस तरह की राजनीति से अभी भी बचिए, समय है, अभी भी समय है, बचिए। नहीं तो हर चुनावों में अभी भी आपका समय नहीं है, हक होगा। गौरव जी। आत्ममंथन करते करते आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। अभी तो थोड़ी अभी भी बहुत समय है। चीजें दिख रही गौरव है। जी, प्राइम न्यूज चैनल पे जनता आपसे पूछना चाहती है कि 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को शासन में आए हुए, देश की जीडीपी कितनी है वर्तमान समय में? देश को किस गहरे गड्ढे में लेके चली गई है भारतीय जनता पार्टी? -23.9% का मतलब समझते हैं आप? आपको पता है कितना एनपीए करा के गया था कांग्रेस की यूपीए सरकार ने? 10% कितना एनपीए दिया था इस देश को? नहीं, धीरे धीरे मुद्दे से भटक रहे हैं। एनपीए दिया था 9 लाख। एक सेकंड गुलामी के रोशनी, आधार पर अर्थव्यवस्था, देश को किसानों पे खड़ा कर हम अलग दिया था। अलग मुद्दों पे अलग अलग वक्त पे बात करते हैं और आज 4 बजे हमने इसी पे डिबेट की थी कि आखिर किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। आज मसला ये है कि हैदराबाद में जो नतीजे आए उसके पीछे क्या वजह थी? आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? मैं इसमें बोलना चाहूंगा, देखिए ऐसा है कि अगर आप पुरानी सरकारों की बात करें तो एक अक्सर शब्द का इस्तेमाल होता था, पॉलिसी पैरालिसिस बोला जाता था कि पुरानी सरकारें के पास नीतियों को लकवा मार गया है। ये मोदी सरकार बोला करती थी, मोदी की जो भाजपा बोला करते थे उनको, यूपीए 1 यूपीए 2 को। तो यहां पर ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ अगर लकवा मार गया और नई नीतियां कोई आ रही है, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। अभी इन्होंने बात अच्छी बोली रोशनी जी ने, इन्होंने बोला कितने एम्स बने और कितने आपने सिर्फ कागजों पर रह गए और कितने। मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं रोशनी जी से, लेकिन यहां पर यह भी समझना पड़ेगा जैसे कोई राज्य, कोई प्रांत, कोई शहर किसी का जागीर नहीं है। जैसे हमने देखा कि अगर आप वैसे की पार्टी का लीजिए कि सीमांचल में जाकर, बिहार में जाकर 5 सीटें निकाल ली, ये भी अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। नई सुबह का आगाज हुआ है। उसी तरह से उन्हीं के गढ़ में जाके भाजपा ने सेंध लगा दी। तो यहां पर ये किसी सबको हक बनता है, लोकतंत्र है। देखिए यहां पर कहां पर आप जाएं, लेकिन साथ साथ यह भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ आप जब सरकार को घेरते हैं विकास के मामले में, तो यहां पर जब कुछ अच्छी पहल होती है, राफेल जब फाइटर एयरक्राफ्ट आए जो देश के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उसमें भी राजनीति शुरू होगी कि यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कुछ चीजें जो राष्ट्र हित की होती है और जनमानस से जुड़ी होती है। आप बिल्कुल सरकार को घेरिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, सवाल जवाब पूछते रहना चाहिए और बहुत मजबूत विपक्ष चाहिए। यह समय की पुकार है इस समय कि आप हर जगह करें, सरकार को सवाल पूछें, तभी सरकार, ताकि सरकार की जवाबदेही बनेगी। लेकिन यहां पर कुछ मामले, जैसे कि आप पूछते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक को आपने फर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया कुछ लोगों ने, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तो वहां पर पूछे सेना के मुखिया को बोला जाता था कि भाई सड़क का गुंडा है। देखिए ये कमाल की बात है। ये यहां पर समझना पड़ेगा कि आप जो फौज है वो मनोबल पे, सब मनोबल पे निर्भर करती है। मनोबल तो 7वें आसमान पर होना चाहिए। हमें पता है इस समय किस विपरीत परिस्थितियों में हमारे बहादुर जवान लगे हुए हैं कि जहां पर हम कल्पना नहीं कर सकते, एक आम आदमी जा ही नहीं सकता। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा, इन चीजों से बचना पड़ेगा कि यहां पर
बिल्कुल हर कोई अच्छा काम कर रहा है, हर एक की किसी ने किसी से देशभक्ति का सबूत नहीं मांगा। ठीक। हर जो व्यक्ति इस देश में रहता है वो देश प्रेमी है। ठीक है। तो यहां पर समझना पड़ेगा आम आदमी के दृष्टिकोण से बात करनी है। ठीक है रेखा राव, अब तक चूंकि आपकी टक्कर वहां पे ओवैसी से होती थी, एमआईएम से होती थी, अब चुनौती भारतीय जनता पार्टी भी क्या बन के सामने आ गई है? अब आपके सामने चुनौती त्रिकोणीय हो गई है, तो बड़ी टक्कर आप किस में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी या एमआईएम? उससे कोई टक्कर वक्कर का कोई चक्कर ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम बीजेपी वालों से ये पूछना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र में उन्होंने किया था हाँ। PLI से पहले शपथ ग्रहण, उसका कारण हम जानना चाहेंगे। जब पूरा भारतवर्ष सो रहा था, दातुन भी नहीं किया, तभी महाराष्ट्र में हो रहा था ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो एक है। नंबर 2, जो आर्मी के बात कर रहे थे, आर्मी का जो हम एक फौजी ऑफिसर की बीवी है, लेह लद्दाख सियाचिन में भी हम रह चुके हैं। मैं रेखा जी फौजी का बेटा हूँ, फौजी का पोता हूँ, फौजी का भाई हूँ, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ। मैं रेखा जी एक बात बोलना चाहूंगा, बस उनके ओसी होते मैं हैं, बड़े सम्मान पूर्वक बोलना चाहता हूँ रेखा जी, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, फौजी का पोता हूँ, फौजी का भाई हूँ, फौजी का भतीजा और फौजी का भांजा हूँ। मिनिस्टर वो चक्कर मार के आने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो डिफेंस का स्ट्रैटेजी है वो अलग डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ आर्मी ही डिसाइड करती है। डिफेंस मिनिस्टर जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में हो या बीजेपी, उन्हें क्या मालूम है? नथिंग दे नो, जीरो। एक आर्मी ऑफिसर की बीवी होने के नाते जितना हमें नॉलेज है, इन डिफेंस मिनिस्टर्स को उतना भी नॉलेज नहीं है, बिकॉज ये लोग हेलीकॉप्टर्स में बैठ के, ग्लेशियर में बैठ के बस पैर सपाटा करके आ जाते हैं। और दूसरी बात है, जो तेलंगाना का है, बस नंबर थोड़ा सा कम हुआ, हम लोग मानते हैं, पर ये कि टक्कर उसको कोई सवाल ही नहीं है। छोटा सा एक हमें इंट्रोस्पेक्शन, हम लोग अपने आप देखेंगे कहाँ क्या खामियां है, वो भर लेंगे, उससे कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात है, जो बीजेपी जो है, जो और हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो बात कर रही है, वहां पे उन लोगों को चेंज करना है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि हम सेक्युलर हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना है, बेशक बनाए, तभी वो संविधान को वो लोग चेंज करें। ठीक है, मैं गौरव मिश्रा से इस पे जवाब ले लेता हूँ। गौरव मिश्रा, काम की बात भी होगी या सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही होगा? सीधा आरोप उनका यही है कि जिस चुनाव में भी जाओ वहां पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है, उसको हटा दे बस। फिर ठीक है, हिंदू राष्ट्र बोलो या रेखा जी आपकी बात मैंने गौरव जी तक पहुंचा दी है। गौरव मिश्रा, देखिए, हमारी सरकार ने कई बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं राजेश जी। कई फ्लैगशिप योजना जो प्रधानमंत्री जी की जो चल रही है, जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का बात हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये किसी जाति और धर्म को देख करके पूछ करके नहीं हो रहा, ना ही इसके बंटवारे में हमारी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता शामिल है। हर वो जरूरतमंद, चाहे जिस जाति या धर्म का हो, उस तक ये सुविधाएं पहुंची हैं। और ये हमारी पार्टी की नीयत के कारण पहुंची है, हमारे पार्टी के संस्कारों के कारण पहुंची है। हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति नहीं करती, लेकिन भारत की जो सत्य सनातन संस्कृति है, जिसमें सभी का समावेश है, उसका सम्मान करने वालों का ही आदर करती है। उसका विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के निगाह में देशद्रोही है और उनका हर मंच पर हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब आतंकियों का पक्ष लेती है, जब उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं गौरव मिश्रा, ये पिछले 6 साल में हमने ये देशद्रोही, देशभक्ति, ये वाली बातें बहुत सुनी है। मतलब जो आपसे असहमत है वो देशद्रोही हो जाता है। सेना को अपशब्द कहती है, जब सेना के किए हुए पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, तब उस समय कांग्रेस पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। और वो दायित्व तो हमारा है, वो हर मंच पर हम उठाते रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक खांचे में बैठाकर देखना न भूलें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हिंदुओं की कितनी संख्या है, त्रिपुरा में कितनी संख्या है, मणिपुर में कितनी संख्या है, आप बताइए। हाशिए पे अल्पसंख्यक है, लेकिन वहां पे सरकार कौन बनाता है? एक सेकंड, रोशनी कुछ कहना चाह रही है, विपिन में आता हूं। रोशनी, आप कुछ कहना चाह रही है? कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो 2 रुपए प्याज का दाम बढ़ जाता था, तो बड़े से बड़े 567 इंसर्जेंट ग्रुप थे नॉर्थ ईस्ट में जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी। उग्रवादी ग्रुप थे, बोडो, खासी, गारो, तमाम उग्रवादी ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय थे। ये सब कांग्रेस की देन हो गया। नाम दिया जा रहा है, ये पूरी जनता देख रही है। 2 रुपए प्याज का दाम बढ़ना इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था, और इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पे अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं तो ये देशद्रोही हो जाते हैं। ठीक है, विपिन, आप टिप्पणी भी कर रहे हैं और मेरा सवाल भी है, किंग मेकर कौन होगा? मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। वक्त बहुत कम। हाँ बिल्कुल, मैं 2 बातें ये बोलना चाहूंगा कि
हमें बड़ा नाज होता है अपने देश पर, क्योंकि यहां पर एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चलती आ रही है। फूल वालों की सैर इसको कहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता और प्रेम का प्रतीक है। और देखिए कितनी अच्छी नजीर पेश हुई 9 नवंबर 2019 को, जब विवादित ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला आया। पूरे हिंदुस्तान में सौदर का माहौल था। किसी ने कोई जैसे अंदेशा जताया जा रहा था, वो अलग बात है, अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, 144 की धारा लगाई गई थी। लेकिन हम सबने एक अच्छी नजीर पेश करी कि देश सर्वोपरि और मंदिर मस्जिद से ऊपर हम लोग मानवता का जो एक उदाहरण पेश करना है। यहां पर ये देखना पड़ेगा, आपने प्रश्न मुझसे पूछा कि किंग मेकर की भूमिका में, बहुत जल्दी, तो देखिए किंग मेकर की भूमिका में ऐसा प्रतीत होता है कि ओवैसी की पार्टी ही ओवैसी रहेंगे, क्योंकि यहां पर जो है क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी को मिला नहीं है, और अंत में उन्हीं को टीआरएस को समर्थन देकर, बिल्कुल जो मेयर की बात चल रही थी कि पहले मेयर भारतीय जनता पार्टी से होंगे, वो ओवैसी होने वाले हैं। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा, रोशनी कुशल आपका भी बहुत शुक्रिया, विपिन शर्मा और रेखा राव बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। सवाल अब यहां पे यही है कि क्या भाग्यनगर का जो कहा जा रहा है कि भाग्य उदय हो गया, इससे कितना बदलाव होगा, और जो हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं क्या दूसरे राज्यों के चुनाव को भी वो प्रभावित करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।